जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, जो भी हमारे बिहार बोर्ड से 12th के चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए भैया, इस वीडियो को आधा भगाइएगा तो आधा पार्ट में इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन और आधा पार्ट में हिंदी का। तो हिंदी मीडियम जिसका भी है उसका भैया मैंने फिजिक्स का पूरा क्लास शुरू किया था, उसमें से भैया इस सारे का सारा PDF मैंने समझाना शुरू कर दिया है। और वीडियो को आधा भगा कर आप देखिएगा तो इंग्लिश मीडियम को मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए एक मिनट सॉरी, इसको थोड़ा सा हाँ, चलिए आते हैं, हम इसको समझते हैं, प्रयास करते हैं इसको समझने का। आइए, तो भैया क्या है, देखिए समझते हैं। पढ़ना भैया धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? देखिए, धारा घनत्व कहने का अर्थ है, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का अर्थ है चालक है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक ना। इसके जो ये एरिया होता है, इस एरिया के लंबवत जितना भी करंट गुजरता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एरिया होता है, इसके लंबवत जितना भी करंट गुजरता है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। बस वही बात है, समझ गए ना। अर्थात किसी चालक के सतह के अभिलंब प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के सतह के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो सतह है, उसके लंबवत जितने भी करंट गुजरेंगे ना, उसे हम लोग बोलेंगे धारा घनत्व बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन है, इसे जे वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। जी, इसका फॉर्मूला होता है जे वेक्टर बराबर I/A, यानी कि एक करंट बटा में एरिया, करंट बटा में एरिया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, इसका SI मात्रक क्या होता है भैया? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। कैसे भैया? I का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। इसे जे वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, कहने का अर्थ है सदिश राशि है, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट निकालिएगा तो एम्पियर का क्या होता है? I होता है, या ए कह सकते हैं, एम्पियर का ए होता है, और बटा में मीटर स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर नीचा है, तो एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल के पावर -2a हो जाएगा ना। तो यह इसका यूनिट होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भाई कि विद्युत विभव अभी देखिए, मैंने फिजिक्स का अभी शॉर्ट नोट्स आपको नहीं दिया है, और यह केमिस्ट्री का बन चुका है, और केमिस्ट्री का जल्दी शॉर्ट नोट्स आज मिल जाएगा आपको। और बहुत जल्द भैया इस मंथ में आपको हर एक चीज़ का जितना भी बाकी है सब चीज़ प्रोवाइड करा दिया पेड ग्रुप में। जो भी विजेता बच्चे भाई ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। आपको जितना दिया जा रहा है केवल उतना ही फॉलो करना है बस। जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब कैसा व्यवहार करता है? जब किसी चालक को जो वैसा कोई, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका अपना घर में कैसा व्यवहार होता है, और आपका बाहर जाते थे कैसा व्यवहार होता है, उसी प्रकार जब कोई चालक है तो उसको भैया हम जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका कैसा बिहेवियर होता है, व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिलेगा। क्या क्या है सुनिए। जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब निम्नलिखित तरह का व्यवहार करता है। कौन कौन? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। वहाँ पर चालक का अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। सही बात है। जैसे आप मान लीजिए आपका घर है, आपके अपना घर में आपका कैसा व्यवहार होगा भैया? एकदम आपका कोई मान सम्मान क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा, आपको वैल्यू होगा नहीं। देखिए, मेरा काम है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से याद करा देना ताकि आपको लॉन्ग समय तक याद रहे। तो भैया आपके अपने घर में वैल्यू क्या होगा? जीरो, यानी कोई भी आपका मान होगा शून्य। उसी प्रकार किसी भी विद्युत क्षेत्र में चालक का वैल्यू क्या होता है? चालक में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। आपका आवेश करने का अर्थ आप घर में उतना घर में आप अपना रोब नहीं दिखा सकते, अपना एकदम कहने का अर्थ आप अपना हिसाब से मनमौजी नहीं कर सकते, आप वहाँ पर एकदम शून्य रहते, न्यूट्रल, आपका कोई वैल्यू नहीं रहता। उसी प्रकार चालक के अंदर आवेश का मान भी क्या होता है? चार्ज का मान भी क्या होता है? शून्य होता है, ठीक ना। चल अगला, चालक के अंदर और सतह पर विद्युत विभव स्थिर होता है। चालक के अंदर और चालक के बाहर विद्युत विभव, चालक के सतह पर, चालक के अंदर और चालक के सतह पर विद्युत विभव क्या होता है? स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। क्या क्या याद रखना है? पूछेगा कि किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा तो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। सबसे पहले ये कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा का आवेश का मान क्या होता है? शून्य होता है। चालक के अंदर की बात करें या चालक के सतह पर बात करें तो विद्युत विभव का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आवेश का मान शून्य होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत तीव्रता का मान शून्य होगा, लेकिन विभव का वैल्यू क्या होगा? स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा। अगला, इसमें 28 हो गया, एक और है बस, एक 29 है, और सॉरी ये तो करना था, 26 था। चलिए 27, 28, उसके बाद 29 पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा। 3 चैप्टर तक 29 को आप लोग टोटल मिला था, उतना ही है। या जो PDF लेना चाहे PDF ले सकते हैं, विजेता भाई ज्वाइन कर सकते हैं, उसी में आपको ऑल सब्जेक्ट का पूरा PDF मिलेगा, ठीक ना। हर एक चीज़ का भाई, इंग्लिश चालीसा, हिंदी चालीसा, शॉर्ट नोट सब कुछ मिलेगा उसी में, ठीक ना भैया। अब चलिए, अब आगे बात है, और बहुत जल्दी आपको रात के डेली अब लाइव क्लास मिलेगा, 7 से 8 में डेली लाइव क्लास मिलेगा। ओके, चलिए हम आते भैया, अब आते हैं विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ्स का नियम लिखे। विद्युत नेटवर्क के लिए, विद्युत जो जाल है उसके लिए किरचॉफ्स का नियम क्या है? देखिए, किरचॉफ्स ने 2 नियम दिया था इसका भैया। किरचॉफ्स का क्या क्या नियम है सुनिए।
कहने का अर्थ है पहले तो किरचॉफ का नियम भैया हम लोग प्रतिरोध का वैल्यू निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अच्छा साल्ट जिसमें रेजिस्टेंस का जैसे यहाँ पर ब्रिज बना रहता है, एक टाइप से बताएंगे आपको, यहाँ पर बताएंगे ना, वहाँ से रहता है। इसमें रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू रहता है ना उसका निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ये हम आपको बताएंगे कैसे कहाँ से क्या होता है। तो भैया सबसे पहले क्या कहता है सुनिए, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम कहता है किसी परिपथ में संधि पर आने वाला धारा और जाने वाला धारा का बीजगणित योग शून्य होता है। ऐसा समझिए, स्टेशन पर जितना भी रेलगाड़ी आएगा, जितना भी रेलगाड़ी जाएगा, उससे जितना भी रेलगाड़ी आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में जाकर पता चलेगा कि कोई गाड़ी यहाँ पर आया ही नहीं। कहने का अर्थ है जितना आया उतना चला गया, तो घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा वैल्यू ना। तो किसी भी वही कहे किसी भी संधि जंक्शन जोड़, इसे हम इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम रहता है कि किसी परिपथ में संधि पर जोड़ पर पॉइंट पर आने वाले धारा और जाने वाला धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जितना करंट आता है उतना ही करंट वहाँ से निकल भी जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जितना करंट आता है चारों तरफ से उतना ही करंट बाहर निकल भी जाता है, क्लियर है। उसे इसीलिए लिखे है ई आई बराबर, यानी कि सिमेशन, यानी कि पूरा टोटल करंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो, यानी कि जोड़ेंगे तो क्योंकि जितना आएगा उतना चला जाएगा तो जीरो। यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है कि पूछेगा किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पहला नियम किस चीज़ को पालन करता है भैया, तो यह नियम आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, आवेश संरक्षण को फॉलो करता है। अगला पूछेगा इस नियम को बिंदु नियम भी कहते हैं, याद रखिए, संधि नियम या बिंदु नियम बोलते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, देखिए एक बात याद रखिए, किरचॉफ के पहला नियम में, किरचॉफ के फर्स्ट नियम में ऑल करंट का वैल्यू जीरो होता है, जबकि किरचॉफ के सेकेंड नियम में ऑल पोटेंशियल यानी कि ऑल विभव का वैल्यू जीरो होता है, यानी विभव का वैल्यू का योग जीरो होता है। देखिए सेम है, दोनों मिलता जुलता, आपको दिखा दे। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी भी बंद लूप या परिपथ, कोई बंद परिपथ है उसका कुल विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पर इसका केवल है कि बंद परिपथ होता है और कुल विभव का वैल्यू शून्य होता है, वहाँ पर कुल क्या होता है, कुल करंट का वैल्यू शून्य होता है। यहाँ पर करंट का वैल्यू टोटल शून्य होता है, यहाँ पर विभव पोटेंशियल का वैल्यू शून्य होता है, क्लियर है। अच्छा ये बंद परिपथ का होता है। यह जो होता है ऊर्जा कंजर्वेशन को फॉलो करता है, जबकि वो आज आवेश कंजर्वेशन को फॉलो करता है। उसे ऊपर का को हम संधि नियम या बिंदु नियम बोलते हैं, लेकिन नीचे को हम लूप नियम बोलते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर क्या कहता है, ओमीय और नॉन ओमीय प्रतिरोध क्या है, ये 2025 का क्वेश्चन भैया। ओमीय और नॉन ओमीय प्रतिरोध क्या है, 2025 का नहीं है, सेंटअप का 2025 का मॉडल का क्वेश्चन होगा ये। देखिए ओमीय प्रतिरोध किसे बोलते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध। ओम के नियम पढ़े, V बराबर IR पढ़े कि ना, V बराबर IR पढ़े, ओम के नियम वो वाला भी, सॉरी हाँ, ओम का नियम क्या भैया, चलिए ओम का नियम पढ़ा है ना, चलिए तो उसी को भैया उसको करा ओम का नियम, जो ओम के नियम को पालन करता है उसे हम क्या बोलेंगे, ओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। जैसे उदाहरण कॉपर का तार, ठीक ना। अच्छा जो ओम का नियम को पालन न करेगा सीधा साधे भाषा में उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमीय प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक ना। यानी कि समझ में आ गया कि एक होता है ओम्बिक रेजिस्टेंस, एक नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस, इंग्लिश में पढ़ाएंगे तब। तो जो ओम के नियम का पालन करे ओमीय रेजिस्टेंस, ओमीय प्रतिरोध, जैसे कॉपर का तार। जो ओम के नियम का पालन न करे उसे नॉन ओमीय प्रतिरोध, जैसे डायोड हो गया, डायोड क्लियर है, डायोड LED डायोड, ये सब। चलिए अब आते हैं भैया 29 पर, लास्ट पढ़ाते हैं, लास्ट है। आज हमने फिजिक्स का 1 से लेकर 3 चैप्टर भैया मैंने पूरा का पूरा खत्म हो गया अपना ओर से, ठीक है ना। अब आपको केवल आपको जितना दिया जाएगा भैया उतना प्रकार से आप आराम से अपना फॉलो करते चलिए, पढ़ते चलिए। आज चलिए अब लास्ट पेज समझा रहे हैं, लास्ट पेज आपका पढ़ाएंगे, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट पेज मेरे भाई कौन है, लास्ट पेज ये है, आ जाइए, क्लियर। लास्ट सवाल 29 लास्ट आपका है, क्या कहता है 29 सुनिए। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का समझाइए। प्रतिरोध होता है ना, ये प्रतिरोध इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगा, और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तब क्या क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन करने का अर्थ है एक ही लाइन में, और समांतर करने का अर्थ है कि पैरेलल में आपके ऊपर नीचे, ठीक ना, उसी प्रकार से। तो देखिए श्रेणी क्रम में पहले क्या होता है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का धारा का मान समान हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम
सीरीज में, जब रजिस्टेंस सीरीज में रहेगा ना, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा, तो करेंट का मान समान रहता है प्रत्येक का, लेकिन विभव का मान असमान रहता है, यानी कि पोटेंशियल का मान अलग रहता है इंग्लिश में। यानी कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखेंगे तो उसमें प्रतिरोध प्रत्येक में धारा का मान क्या होगा, करंट का मान समान रहेगा और विभव का वैल्यू असमान रहेगा। वही देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे भी इसको हमको समझाए नहीं समझ में आया। देखिए हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन यानी कि प्रतिरोध है, सबको एक ही लाइन से जोड़े, सीरीज में जोड़े हैं। तो बताइए यहाँ से अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो अहू में 5 एम्पियर जाएगा, फिर अहू में 5 एम्पियर जाएगा, फिर 5 एम्पियर, यानी कि सब में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। लेकिन यहाँ पर विभव का वैल्यू निकालेंगे ना, तो विभव का वैल्यू अलग निकलेगा, विभव का वैल्यू अलग निकलेगा। क्या निकलेगा, विभव का वैल्यू अलग निकलेगा। लेकिन 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 उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो श्रेणी क्रम होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर पूछेगा श्रेणी क्रम में रहे प्रतिरोध तब इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालना होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध को केवल जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 RN। इस पर ऑब्जेक्टिव आता है, हम कराएंगे, ऑब्जेक्टिव आता है, कभी कभी 2 नंबरी भी आता है, ठीक ना, हम कराएंगे, ठीक ना। तो भैया पूछेगा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम से क्या करते हैं, तो कहेंगे वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का धारा का मान, करंट का मान समान हो लेकिन विभव का मान असमान हो, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन पूछेगा प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन से क्या समझते हैं, तो जस्ट उसका विपरीत, कि वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभव का मान समान हो और धारा का मान असमान हो, जिसमें प्रत्येक का पोटेंशियल का वैल्यू समान हो लेकिन करंट का वैल्यू अलग अलग हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं भैया हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, समांतर संयोजन। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से 5, या देखिए पैरेलल समांतर, एक दूसरे के समांतर सब है कि ना। अच्छा, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर करंट गया तो यहाँ तक ले तो 5 एम्पियर जाएगा ये बिंदु तक ले, लेकिन कुछ इधर बढ़ जाएगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा, तो करंट धारा का मान क्या है, असमान है, लेकिन विभव का मान सब में क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका फार्मूला वही जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1/इक्विवेलेंट कहने का अर्थ है 1/, पैरेलल में अगर रहेगा यानी कि श्रेणी क्रम जब समांतर में रहेगा तो उसका निकालने के लिए 1/, रेजिस्टेंस का जितना जितना वैल्यू होगा 1/, करके लिखना पड़ेगा। क्लियर है। और यहाँ पर बाकी एक ट्रिक भी आएगा, हम पढ़ाएंगे। तो भैया यहाँ तक मैंने इंग्लिश मीडियम में समझा दिया, हिंदी में समझा दिया, अब इंग्लिश मीडियम की बारी है। समझाते मेरे भाई, 3 चैप्टर मैंने फिजिक्स का खत्म कर दिया, बहुत जल्द आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक ना, चिंता मत लीजिए। यहाँ पर एक मिनट वेट कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम यहाँ पर। चलिए अब यहाँ इंग्लिश मीडियम आइए, इंग्लिश मीडियम मेरे भाई देखिए, इंग्लिश मीडियम आइए। इंग्लिश मीडियम क्या कहता है सुनिए, इंग्लिश मीडियम वही बात है भाई। व्हाट इज करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, करेंट का घौद मौद, समझिए ना। डेंसिटी का अर्थ होता है कि भैया कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घौद मौद रहे तो उसे करेंट डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, यानी कि। तो देखिए वही बोले हैं कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर यानी कि जो विद्युत का चालन करता है, ओकर जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे बोलते हैं। इसके सतह से जितना भी लंबवत करंट गुजरेगा ना, उसका जितना भी लंबवत करंट गुजरेगा उसे हम बोलेंगे करंट डेंसिटी बोलेंगे। वही है, देख लीजिए, वही लिखे हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मली, करंट की वह मात्रा जो नॉर्मली मीन्स लंबवत, पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले करंट को क्या बोलेंगे, अब तक कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के जो सतह होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि पृष्ठ सतह होता है, उससे पास होने वाले करंट को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। बहुत VBI 2 नंबर है 2026 के लिए, और याद रखिएगा। और ये आपको इसे जे वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, किस द्वारा भैया, जे वेक्टर द्वारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जे वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है I/A, कहने करते करंट बटा में एरिया, तो करंट को एम्पियर में और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो क्लियर है, तो इसका यूनिट क्या हुआ, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कौन क्वांटिटी है, वेक्टर के स्केलर। बाकी हम पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए हैं। बाकी शॉर्ट नोट जब समझाएंगे ना तो और समझ में आएगा। चलिए मेरे भाई अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं, देखिए थोड़ा सा, 1 मिनट, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा, चलिए हाँ अब अगला देखिए, व्हेन ए कंडक्टर, एक मिनट यहाँ पर ऑफ मुझे थोड़ा सा मैसेज को ऑफ करते हैं, नहीं तो मैसेज ज़्यादा आएगा, आप लोग परेशान हो जाइएगा। चलिए क्या कहता है सुनिए, क्या कहता है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ डज इट बिहेव्स। जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब यह कैसा व्यवहार करता है। कहे ना, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका घर में आपका क्या नेचर व्यवहार होता है और आपका बाहर कैसा नेचर व्यवहार रहता है, उसी प्रकार से कंडक्टर को, जो कंडक्टर कहने करते जो विद्युत का चालन करता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब कैसा व्यवहार इसका होगा। देखिए तो जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो बताइए आपके घर में आपका कोई मान वैल्यू समान होता है, नहीं, तो आपका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है आपका घर में। तो उसी
प्रकार से जब एक कंडक्टर को हुए ना, कंडक्टर इज प्लेस्ड, जब एक कंडक्टर को प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट बिहेव्स आज फॉलोइंग, जो निम्नलिखित की तरह व्यवहार करेगा। निम्नलिखित की तरह कैसे कैसे व्यवहार करेगा जो नीचे बताया है। चलिए पढ़ते पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एवरी विद इन साइड ऑफ द कंडक्टर। कहने करते जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होगा। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। अच्छा, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। वही लिखे हैं टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और चार्ज भी जीरो, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर और इस कंडक्टर पर जो भी का वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा, वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट करने का अर्थ बराबर होगा। तो वही नीचे तीसरा में लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एंड इन मींस अंदर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कहने करते कंडक्टर में और कंडक्टर पर, कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर के सतह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीन गो चीज़। आपको ये घर है, आपके घर में कोई मान समान वैल्यू नहीं होता है, अर्थात कहने करते इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा आपके, जब जीरो होगा कंडक्टर के अंदर। अच्छा, आपके पूछेगा कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा। चार्ज करने करते आप कितना गुस्सा कर पाते हैं, घर में आपका कोई गुस्सा नहीं चलेगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा, आवेश कितना होगा आपका, जीरो, यानी कि चार्ज कितना होगा, जीरो। अच्छा, उसके बाद आपके इस घर में या घर के बाहर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि कांस्टेंट रहेगा। कहने का अर्थ है कि आपका व्यवहार कांस्टेंट रहेगा। जैसा आप बिहेव घर में करते हैं उसी प्रकार बिहेव बाहर भी करेंगे। इसी को अपना देहाती भाषा में समझा दिया है। कहने का अर्थ है कि कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में और कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा, 2 नंबर में आता है भाई क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट यहाँ पर पेपर लिखाते हैं। ये खत्म हो गया। 2 को पूरा भाई 3 चैप्टर मेरे तरफ से खत्म कर दिया जाएगा और बाकी आप लोग गर्दा उड़ाइए, जिस प्रकार बताया जा रहा है उतना कवर करते चलिए। चलिए आते हैं यहाँ पर। अब आइए किरचॉफ्स का नियम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2026 में 2025 में 5 मार्क्स में आ चुका है। नहीं आएगा 5 नंबरी में, 2 नंबरी में आ सकता है। चलिए ठीक है। आइए यह क्या कहता है सुनिए। स्टेट किरचॉफ्स टू लॉ, किरचॉफ्स के 2 गो नियम जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दिया गया है। किरचॉफ्स के 2 गो नियम, उसको बताइए। सबसे पहले किरचॉफ्स के नियम से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, प्रतिरोध का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है। किरचॉफ्स का पहला नियम को भैया हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं भैया, जंक्शन लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स का पहला नियम क्या कहता है भैया, उसे समझिए। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मीटिंग करेंट, जितना भी, जैसे मान लीजिए स्टेशन है, स्टेशन से जितना भी गाड़ी आएगा उतना गाड़ी तो जयबो करेगा। तो भैया हम पूछेंगे टोटल कितना यहाँ पर गाड़ी आया गया, उसको घटाइए। तो जितना आया और जितना गया, अगर जितना आया उतना गया उतना तो यहाँ से जयबो करेगा। तो जितना आया उतना गया यहाँ से, तो वहाँ से घटाइएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लास्ट में जीरो। कहने का अर्थ है अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर जितना करंट आएगा ना, कहीं से जितना करंट आएगा वही करंट उतना ही करंट वहाँ से निकलबो करेगा। तो वही है। और जब लास्ट में दोनों को जोड़िएगा तो जितना आया कहने करते प्लस, गया कहने करते माइनस, तो दोनों को जोड़िएगा तो मान लीजिए 5 को ट्रेन स्टेशन पर आया, 5 को चला गया, तो 5 - 5 कितना होगा, जीरो ना होगा। तो वहाँ पर पूछेगा कि बताइए, वही लिखे हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग ऑफ द ऑल मीटिंग करंट, जिस एट एनी जंक्शन, किसी पॉइंट पर आने वाला जितना भी करंट होगा उसका अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मस्त है। किरचॉफ्स के पहला नियम में ऑल मीटिंग करंट का वैल्यू जीरो होता है, जबकि किरचॉफ्स के सेकेंड नियम में ऑल पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। किरचॉफ्स के पहला नियम को हम लोग लूप लॉ बोलते, सॉरी जंक्शन लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स के सेकेंड नियम को हम लोग लूप लॉ बोलते हैं। वही बात बराबर। देखिए अब यहाँ पर आगे देखिए क्या क्या लिखे हैं। दिस लॉ, इस लॉ ओबे द लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन। सबसे वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा किरचॉफ्स के पहला नियम किसको फॉलो करता है, तो चार्ज कंजर्वेशन को, जबकि किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ जो होता है ना वो फॉलो करेगा एनर्जी कंजर्वेशन को। हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखिए वही लिखे हैं। और दिस लॉ इज नो पॉइंट रूल या जंक्शन लॉ, पॉइंट रूल या जंक्शन लॉ दोनों के नाम से जानते हैं। पॉइंट रूल या जंक्शन लॉ दोनों के नाम से जानते हैं। देख लीजिए लिखा है ना, पॉइंट रूल या जंक्शन लॉ दोनों के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगला किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। जितना भी अलजेब्रिक सम होगा, यानी कि योगफल होगा कितना, कौन चीज़ का, तो पोटेंशियल का, जितना भी का वैल्यू जो होगा जीरो, वो जीरो होगा इन ए क्लोज सर्किट। किसी भी बंद सतह में जितना भी पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ कहता है, ठीक ना। तो उसका जोड़ेंगे तो उसका कुल योगफल कितना होगा, जीरो होगा। तो एक बात हम याद रखते हैं भैया, एक किरचॉफ्स के पहला नियम में ऑल मीटिंग करंट इज इक्वल टू जीरो, और किरचॉफ्स के सेकेंड नियम में ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। इसमें चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। इसे पॉइंट रूल या जंक्शन लॉ बोलते हैं, इसे लूप लॉ बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट ना मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट ना। चलिए इसको तो मैंने पूरा अच्छा तरीके से समझा दिया। अब आते मेरे भाई, अब आते चलिए
एक है, बताइए व्हाट आर ओम्बिक और नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? ओम्बिक रेजिस्टेंस और नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस बड़ा आसान है। जो ओम के नियम को पालन करे, ओम बराबर ओम का नियम पढ़े, भी बराबर आई आर, तो भैया पढ़े ना। अच्छा, तो भैया ओम के नियम को जो पालन करे, ओम का नियम भी पढ़े ना 10वां, भी बराबर आई आर पढ़े हैं ना, भी बराबर पोटेंशियल बराबर करंट गुने रेजिस्टेंस पढ़े ना 10वां में, सीधू करने के लिए आता है। तो जो ओम के नियम को पालन करे, ओम्बिक रेजिस्टेंस दोज रेजिस्टेंस which those resistance obey Ohm's law, that is nature of vi graph is b straight line of the passing through the origin is called ओम्बिक रेजिस्टेंस। वो सब छोड़ दीजिए, केवल याद रखिए जो ओम के नियम को पालन करे ओम्बिक रेजिस्टेंस, जो ओम के नियम को पालन न करे नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस। ओम्बिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल है कॉपर वायर, नॉन ओम्बिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल है वायर डायोड या एलईडी कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, वही है कि देख लीजिए यहाँ पर वही लिखा है कि जो ओम का नियम का पालन नहीं करे डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम के नियम का पालन न करे नॉन ओम्बिक, और जो ओम के नियम का पालन करे ओम्बिक। क्लियर मेरे भाई, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, लास्ट पेज पढ़ाना है, लास्ट पेज आपको बताते हैं। और लास्ट पेज के साथ ही आपका हम 3 चैप्टर तक पूरा इंड कर दिए हैं, खत्म हो चुका है 3 चैप्टर तक आपका पूरा फिजिक्स। और अब आप केमिस्ट्री में हाथ लगा रहेगा, केमिस्ट्री अब फिजिकल खत्म करके बात ही मानेंगे, फिजिकल खत्म करके ही आप रुकेंगे। बहुत जल्द आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल रहा है बहुत जल्द मेरे भाई, ठीक ना। और आपका मैथ का क्लास आज से 110% कुछ भी हो चाहे ना हो, मैट्रिक्स के क्लास आपको आज मिलेगा तो मिलेगा। चलिए क्या कहता है सुनिए मेरे भाई, एक्सप्लेन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं। सीरीज कहने करता है ऐसा समझिए, आपके घर है, ठीक ना, आपके घर के बगल में जो पड़ोसी होगा उसे उस सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। आपके घर के मान लीजिए रोड पर है, तो रोड के आपके घर के सामने रोड के एक कतारी जो रहेगा वो कहलाएगा आपका पैरेलल पड़ोसी कहलाएगा। ये आपका सीरीज पड़ोसी है यानी कि, और ये आपका पैरेलल पड़ोसी समांतर वाला में है ना। इसी प्रकार से देखिए क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध यहाँ पर लाइनें सब जब जुड़ा है, तो एक चीज़ बताइए तो यहाँ से अगर हम 5 एम्पियर का करंट इसमें दे रहे हैं तो यहाँ तक तो 5 आ जाएगा, फिर रहूँगा 5 आ जाएगा, फिर रहूँगा 5 आ जाएगा, फिर रहूँगा 5 आ जाएगा, यानी कि कोई रुकावट नहीं है, सब में 5 आ जाएगा। अर्थात तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सर रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट आर सेम, जब इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिफरेंट, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा प्रत्येक रेजिस्टेंस का, तब उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सही बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक प्रत्येक रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जितना करंट का वैल्यू होता है सबसे सेम गुजरता है, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग रहता है। और जस्ट इसका उल्टा होता है मेरे भाई, किसमें, उसका उल्टा होता है पैरेलल में। देखिए आपको पैरेलल हम दिखाते हैं, पैरेलल में जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला भी देख लीजिए। फार्मूला यह होता है मेरे भाई कि इसका फार्मूला निकालना है तो आप डायरेक्ट सबको जोड़ दीजिए। आर अगर सीरीज में पूछेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला निकालना है तो R1 + R2, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू जोड़ दीजिए तो पूरा उसका वैल्यू निकल जाएगा टोटल का, ठीक ना। अच्छा, लेकिन जब पैरेलल में रहता है ना, तो पैरेलल में जस्ट उसका विपरीत होता है। क्या विपरीत होता है कि जब प्रत्येक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कहने करते पोटेंशियल डिफरेंस भी का वैल्यू समान रहे और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू अलग अलग रहे, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहे तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग रहेगा, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट अलग अलग रहेगा। बात बराबर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर आप कैसे भी हमको समझाइए, नहीं समझ में आया तो देखिए हम समझाते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर का करंट गया तो यहाँ तक ले तो 5 जाएगा बुनका तक ले, लेकिन कुछ करंट है ना भाग जाएगा, कुछ है ना भाग जाएगा, कुछ है ना भाग जाएगा, यानी करंट का वैल्यू अलग अलग हो गया कि ना। हाँ, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू भी का वैल्यू सब में सेम रहेगा। पोटेंशियल सॉरी करने करते भी का वैल्यू सब पी का वैल्यू सब में सेम रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई, इसका फार्मूला होता है 1/R1 + R2 + R3, इस प्रकार होता है, ठीक ना। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया और आपको 3 चैप्टर खत्म हुआ। अब मेरा मोटो रहेगा 5 चैप्टर तक फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करने का, शॉर्ट नोट्स करने का। जो भाई विजेता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम गर्दा उड़ेगा विजेता बैच में। आप एकदम ज्वाइन करके एकदम अपना स्टडी पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।